प्राचीन भारत के इतिहास और शासन से जुड़े रहस्यों के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो कोई आम इतिहास का बोरिंग लेक्चर बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रोमांचक सफर है जो पत्थरों पर उकेरे गए कुछ अनसुलझे रहस्यों से शुरू होकर एक विशाल साम्राज्य के निर्माण तक जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके सामने विशाल चट्टानें और बड़े बड़े खंभे हैं जिन पर कोई ऐसी लिपि उकेरी गई है जिसका मतलब सदियों से किसी को नहीं पता। एक इतना गौरवशाली इतिहास जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी एक गहरे रहस्य में लिपटा हुआ था। प्राचीन भारत की इस भूली हुई कहानी को फिर से खोजना, सच मानिए, किसी जासूसी कहानी से कम नहीं था। आइए इसे गहराई से समझते हैं। ये जो अजीबोगरीब निशान आप देख रहे हैं, ये कोई डिज़ाइन या सजावट नहीं है। ये बाकायदा एक भाषा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। उस दौर के इतिहासकारों के सामने इन अजीब प्रतीकों को डीकोड करने का एक नामुमकिन सा टास्क था, और इन्हीं लिपियों को समझने की इस कोशिश ने हमारी शुरुआती सभ्यताओं के राज खोलने का पहला दरवाज़ा खोला। कहानी को थोड़ा पीछे से जोड़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद एक बहुत लंबा गैप आया। इसी दौरान सिंधु नदी के किनारे ऋग्वेद की रचना हुई और धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप में खेतीबाड़ी का विस्तार हुआ। फिर दक्षिण भारत में बड़े बड़े पत्थरों वाले महापाषाण शवाधामों में लोहे के औजार मिलने लगे, और यहाँ से छलांग लगाते हुए हम पहुँचते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, जहाँ हमें नए लोहे के उपकरणों के साथ शुरुआती राज्यों और हलचल भरे शहरों का उदय देखने को मिलता है। अब आता है इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अधिकारी ने इतिहास की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा दिया। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को डिकोड कर लिया। उदाहरण के लिए ये जो प्रतीक आप देख रहे हैं, ये प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अक्षर क है। इस एक अकेली खोज ने प्राचीन भारत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जेम्स प्रिंसेप को इन अभिलेखों और सिक्कों पर बार बार एक रहस्यमयी नाम मिल रहा था, पेदस्सी। इसका मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाले, यानी जो देखने में सुखद हो। जब इसे बौद्ध ग्रंथों के साथ मैच किया गया तो ये वो सबसे अहम सुराग साबित हुआ जिसने इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक राजा अशोक को दुनिया के सामने फिर से लाके खड़ा कर दिया। तो लिपियों के डिकोड होने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महान राज्यों की, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। इस नक्शे पर गौर कीजिए। वज्जी, मगध, कोशल, कुरु और पांचाल, ये सब उस समय के बहुत बड़े और प्रमुख क्षेत्र थे। हर महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी और वो अक्सर विशाल किलों से घिरी होती थी। अब जाहिर सी बात है, इतनी भारी किलेबंद राजधानियों को बनाए रखने और सेनाओं का खर्च उठाने के लिए अपार धन की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, जो टैक्स और व्यापार से आता था। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह थी कि इन सभी राज्यों में शासन का तरीका एक जैसा नहीं था। एक तरफ पारंपरिक राजतंत्र थे जहां पावर सिर्फ एक राजा के हाथ में होती थी, वहीं दूसरी तरफ गण और संघ थे। ये असल में कुलीन तंत्र या ओलिगार्की थे, जहां कई लोगों का एक समूह मिलकर फैसले लेता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ही इन्हीं सामूहिक गणराज्यों से ताल्लुक रखते थे। अब इन 16 राज्यों में लगातार टक्कर चलती रहती थी, पर इन सब में एक राज्य ऐसा था जो सबसे भारी पड़ा, मगध। पर सवाल यह है कि वो इतना ताकतवर कैसे बन गया। मगध के सुपर पावर बनने के पीछे मुख्य रूप से 2 इंजन काम कर रहे थे। पहला था कुदरती खजाना, जबरदस्त खेती, हथियारों के लिए लोहे की खदानें, जंगलों में युद्ध वाले हाथी और व्यापार के लिए गंगा नदी का नेटवर्क। और दूसरा था उनका खतरनाक राजनीतिक दिमाग, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बेहद महत्वाकांक्षी राजा जो अपनी नीतियों को सख्ती से लागू करना जानते थे। इन दोनों चीजों ने मिलकर मगध को अजेय बना दिया। इस भव्यता की सुरक्षा के इंतजाम भी उतने ही शानदार थे। जरा मगध की इस शुरुआती राजधानी राजगाह की अजेय और विशाल पत्थर की दीवारों को देखिए। उस दौर में इतना विशाल निर्माण सच में अचंभित करता है। राजगाह का मतलब ही होता है राजाओं का घर। यह पहाड़ियों से घिरा एक अभेद्य शहर था, जिसके बाद सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में शिफ्ट कर दिया गया। आइए अब देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक राज्य से बढ़कर एक विशाल उपमहाद्वीप के साम्राज्य में बदल जाती है। मौर्य साम्राज्य का निर्माण। 321 ईसा पूर्व आते आते चंद्रगुप्त मौर्य ने जो किया वो सच में अकल्पनीय था।
उन्होंने एक क्षेत्रीय ताकत को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। इसका स्केल ही इतना बड़ा था। साम्राज्य की पहुंच उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के दुर्गम पहाड़ों तक हो गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप ने इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर किसी एक सत्ता का राज कभी नहीं देखा था। इतने बड़े साम्राज्य के इतिहास को डिकोड करना कोई मजाक नहीं था। इसके लिए इतिहासकारों ने अलग अलग कड़ियों को जोड़ा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की टिप्पणियां, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की नीतियां और कई धार्मिक ग्रंथ। लेकिन इन सबसे भी ऊपर जो चीज सबसे अहम साबित हुई वो थे सम्राट अशोक के द्वारा पत्थरों और स्तंभों पर उकेरे गए संदेश। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इतने विशाल साम्राज्य को चलाना जहां इतनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता हो, ये आखिर कैसे मुमकिन हुआ होगा? ये नक्शा देखिए, ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि उनकी संचार व्यवस्था कितनी जबरदस्त थी। अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर उड़ीसा के तटों तक हर जगह पत्थरों पर एक जैसे संदेश उकेरे गए थे। ये साफ दिखाता है कि मौर्य साम्राज्य की पहुंच और उनकी प्रशासनिक पकड़ कितनी अचूक और विस्तृत थी। पूरे प्रशासन पर कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने सत्ता के 5 मुख्य केंद्र बनाए थे। मेन राजधानी पाटलिपुत्र तो थी ही, उसके अलावा तक्षशिला और उज्जैनी जैसे केंद्र बड़े व्यापार मार्गों को कंट्रोल करने के लिए एकदम सटीक जगह पर थे। और हाँ, सुवर्णगिरी, जिसका मतलब ही सोने का पहाड़ होता है, ये दक्षिण की सोने की खदानों का फायदा उठाने के लिए बहुत ही रणनीतिक तौर पर चुना गया था। इतने विशाल और विविधता वाले साम्राज्य की सुरक्षा एक बेहद संगठित मिलिट्री मशीन के बिना तो मुमकिन ही नहीं थी। मेगास्थनीज ने बताया है कि मौर्य सेना 6 अलग अलग हिस्सों में बटी थी। नौसेना से लेकर हाथी कोर तक सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज था। विशेष रूप से उनका जो रसद और परिवहन का सिस्टम था, बैलगाड़ियों से लेकर सैनिकों के खाने पीने का इंतजाम, ये सच में उस जमाने का एक लॉजिस्टिक मास्टर क्लास था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को एक बात बहुत गहराई से समझ आ गई। सिर्फ मिलिट्री पावर से एक साम्राज्य को हमेशा के लिए नहीं बांधा जा सकता। इसलिए उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया। धम्म कोई मुश्किल कर्मकांड नहीं था, बल्कि ये बहुत ही सिंपल और यूनिवर्सल सिद्धांत थे। बड़ों की इज्जत करना, दासों पर दया करना और दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करना। इसने पूरे साम्राज्य को एक धागे में पिरोने का काम किया। मौर्य काल सिर्फ जंग और राजनीति तक सीमित नहीं था। ये जो शानदार सिंह शीर्ष आप देख रहे हैं, जिसे आज हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जानते हैं, ये अशोक के समय की कला और प्रशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये उस वक्त के एक ऐसे अद्भुत सांस्कृतिक विकास को दिखाता है जो उस दौर के हिसाब से सच में कल्पना से परे था। तो यहां समझने वाली अहम बात यह है कि अशोक सिर्फ एक प्राचीन राजा नहीं थे। जहां दूसरे राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर खुद को महान दिखाते थे, वहीं अशोक इतने शक्तिशाली होने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए और बेहद विनीत थे। और यही वजह है कि 20वीं सदी के हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को भी आधुनिक राष्ट्र निर्माण के लिए अशोक में एक बहुत बड़ी और मजबूत प्रेरणा दिखाई दी। आज के समय में जब हम अपने आधुनिक प्रशासन और सरकार के काम करने के तरीके को देखते हैं, तो चलते चलते ये सोचना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि हमारे आज के सिस्टम में उन आदर्शों की कितनी गूंज बाकी है जो 2000 साल पहले पत्थरों पर उकेरे गए थे। क्या हम आज भी उसी धम्म और कूटनीति से बहुत कुछ नहीं सीख रहे हैं? इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और इतिहास की ये खोज आगे भी जारी रहेगी।